गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या नोटरी वार्षिक रिटर्न फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 1 और 2 को भरना जरूरी है। जानिए नियम 14 क्या कहता है। जी हाँ सर, जब भी साल के अंत में नोटरी वकील साहब के द्वारा वार्षिक विवरणी भरी जाती है, तब उसमें एक प्रोफार्मा दिया गया फॉर्म XIV। इसमें कुल 11 कॉलम दिए गए हैं। इन 11 कॉलमों को फार्मों को कैसे भरा जाए, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने अभी 3 दिन पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड किया है कि नोटरी उनका फार्म XIV कैसे भरें, पूरी डिटेल जानकारी और उसकी ई बुक PDF भी तैयार करके उसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे दी गई है। इसमें जो 11 कॉलम है, उन 11 कॉलमों में हम आज चर्चा करेंगे फार्म के कॉलम नंबर 1 और 2। कॉलम नंबर 1 में नोटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट और कॉलम नंबर 2 में प्रोटेस्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में इसको बोला गया है लिखित नोट करना और दूसरा लिखित को प्रसाक्षित करना। आप ये कह लें कि जो कॉलम नंबर 1 है वो छोटा भाई है और कॉलम नंबर 2 उसका बड़ा भाई है। मतलब पहले वकील साहब लिखित को नोट करेंगे और नोटिंग करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अक्सर नोटरी वकील साहब यहाँ कई बार ये गलती कर देते हैं कि इन कॉलमों में इस लिखित नोट करने को एग्रीमेंट समझ लेते हैं और अक्सर नोटरी वकील साहब के द्वारा फीस भी इसी के आधार पर नोटरी एग्रीमेंट की फीस समझकर ले ली जाती है कि 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। जो कि नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो वकील साहब के द्वारा जो फीस ली जाएगी, वहां पे भी इन पूरे 11 कॉलमों को ऐसा के ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि प्रारूप जो XIV में जो 11 कॉलम दिए गए हैं, वही 11 कॉलम इसके अंदर इंक्लूड है। नोटरी नियम 10 के अंदर, नोटरी नियम 1956 के नियम 10 के अंदर ये पूरे 11 कॉलम फॉर्म XIV के इंक्लूड है। तो उसमें जो फीसें दर्शाई गई हैं, अक्सर उसको लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे कि इसमें बताया है, किसी लिखित को नोट करने के लिए यदि लिखित की राशि 10,000 रुपए से अधिक ना हो, 50 रुपए, 10,000 से अधिक है किंतु 50,000 रुपए से अनधिक है, 100 रुपए, 25,000 से अधिक है किंतु 50,000 से अनधिक है, 150 रुपए, यदि 50,000 से अधिक है तो 200 रुपए। तो इसी को आधार मान के नोटरी का शुल्क लिया जाता है। जबकि कॉलम नंबर 5 में सर जो दिया गया है, यदि किसी लिखित के निष्पादन का सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन, अनुप्रमाणन करना, तो इसकी जो नियम 10 में जो शुल्क दी गई है वो 35 रुपए दी गई है। और अटेस्ट के सभी मामले, चाहे एग्रीमेंट हो, वो सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। और कॉलम नंबर 7 में जो शपथ पत्र से रिलेटेड है, उसमें सभी एफिडेविट आ जाते हैं। उसकी भी फीस जो है वकील साहब के द्वारा जो ली जाएगी वो 35 रुपए इसमें दर्शाई गई है। लेकिन अक्सर ये गलती कई जगह हो जाती है और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि इन कॉलम नंबर 1 और 2 में ही नोटरी वकील साहब के द्वारा, कई लोगों के द्वारा एग्रीमेंट समझ के इन कॉलमों को भर दिया गया है। तो इन दोनों कॉलमों में क्या डिफरेंस है और आखिर इन कॉलमों की परिभाषा क्या है, ये कॉलम क्या कहते हैं, इनको समझाने के लिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है और इनकी परिभाषा ई बुक PDF के अंदर मैंने तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी सरल उदाहरणों के साथ, कैसे ये छोटा भाई है और दूसरा कैसे बड़ा भाई है, कैसे कार्य किया जाता है नोटरी वकील साहब के द्वारा, क्या विशेष पावर्स दी गई है नोटरी वकील साहब को। एक आम एडवोकेट्स, दो नोटरी वकील नहीं है, क्या वो नोटिंग कर सकता है? नो सर, उसको कानून के तहत ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो नोटिंग का कार्य कर सके। और क्या वो एक सक्षम गवाह हो सकता है? नो सर, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पावर, ये शक्तियां सिर्फ नोटरी एडवोकेट को ही दी गई हैं। और यदि नोटरी एडवोकेट के द्वारा इसको लिखित को नोटिंग किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, तो दावे का एक मजबूत साक्ष्य किस प्रकार से होगा, ये परिभाषाओं को जब आप जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आखिर ये 1 और 2 कॉलम एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये कॉलम एग्रीमेंट के नहीं है, ये कॉलम कुछ और ही कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तो आइए सर, लेट्स गो, मैं ई बुक PDF के अंदर से आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आइए, आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटरी ई बुक का नाम जो है, नोटरी अपनी वार्षिक विवरणी फॉर्म XIV कैसे भरें, 11 कॉलमों की पूरी जानकारी सरल उदाहरण के साथ। जी हाँ सर, ई बुक PDF वही है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अपलोड किया था, वही ई बुक PDF यहाँ भी मौजूद है। लेकिन इसके अंदर से मैं आपको डेफिनेशंस की जानकारी दूंगा जो कॉलम नंबर जो है कि 1 और 2 में दिए गए हैं, नोटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेस्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। तो आइए सर, हम सीधे डेफिनेशन पर चलते हैं। सबसे पहले सर, हम नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV, जो वार्षिक रिटर्न नोटरी वकील साहब के द्वारा साल के अंत में भरा जाता है,
उनके टोटल 11 कालमों में से कालम नंबर 1 और 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कालम नंबर 1 पर जो कि लिखित नोट करना, नोटिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ये कालम कौन सा है सर? ये कालम दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, प्रोफार्मा में नोटरी नियम 1956 में सबसे ऊपर दिया हुआ है नंबर 1 पे, लिखित नोट करना। जब हम एनुअल रिटर्न भरते हैं तो इन सभी कालमों को हमें भरना होता है, और अक्सर हमें डाउट और कंफ्यूजन रहता है कि किस कॉलम में क्या लिखा जाएगा। तो आज मैं कॉलम नंबर 1 और 2 की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ताकि आपका डाउट और कंफ्यूजन दूर हो सके कि आखिर इनकी परिभाषा क्या है। कानूनी प्रक्रिया का यह शुरुआती पत्थर है, जिसके बिना बड़े व्यापारिक विवाद हल नहीं हो सकते। इसे और अधिक विस्तार और गहराई से हम किस प्रकार से समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यापारिक कागज जैसे चेक, हुंडी या प्राइमरी नोट पर किए गए वादे को पूरा नहीं करता है, तो कानून की नजर में वो कागज डिसऑनर्ड माना जाता है, मतलब अनादृत हुआ माना जाता है। लेकिन सिर्फ आपके कहने से कोर्ट इसे नहीं मानेगा। आपको एक निष्पक्ष सरकारी गवाह, जिसे हम नोटरी कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो यह प्रमाणित करे कि कागज असली है, भुगतान की मांग की गई थी और सामने वाले ने भुगतान करने से मना कर दिया या मिला ही नहीं। ये कार्य कौन करेगा सर? नोटरी एडवोकेट्स करेगा। ये एक आम जो एडवोकेट्स हैं, जो नोटरी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको गवर्नमेंट की ओर से ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये अधिकार कानूनी तौर से सिर्फ नोटरी वकील साहब को ही दिया गया है। इस परिभाषा में बताया गया है। नोटरी वकील साहब, नोटरी वकील क्या करता है? नोटरी उस दस्तावेज के ऊपर या उसके साथ एक पर्चा चिपकाकर उस पर अपनी सील और हस्ताक्षर के साथ कुछ जरूरी बातें लिखता है, जैसे अनादरण की तारीख और कारण यदि कोई हो, और उसकी फीस। इस पूरी लिखा पढ़ी को नोटिंग करना कहते हैं। यह आपके सर समझ में आ गया? मतलब जिसके साथ भी इस प्रकार का कोई मामला हुआ है, तो नोटरी वकील साहब के पास जाएगा, नोटरी वकील साहब उसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद वो उस पर एक पर्ची लगा के और उस पर उनकी जो है कि नोटिंग की टिप्पणी कर देंगे, रजिस्टर में एंट्री कर देंगे उसकी। तो ये हो गया सर नोटिंग करना। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि राम एक बड़ा व्यापारी है, उसने शाम को 50,000 रुपए का माल उधार बेचा। शाम उसने राम को एक वचन पत्र, प्राइमरी नोट लिखकर दिया कि मैं 1 जनवरी को आपके 50,000 रुपए चुका दूंगा। 1 जनवरी को राम पैसे मांगने गया, लेकिन शाम ने साफ मना कर दिया और उसका दफ्तर बंद मिला। अब राम क्या करेगा? राम सीधा पुलिस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक सिविल व्यापारिक मामला है। वह नोटरी के पास जाएगा। नोटरी की क्या भूमिका होगी इसमें? नंबर 1 है, नोटरी खुद या उसका क्लर्क शाम के पास वह प्राइमरी नोट लेकर जाएगा और फिर से पैसे मांगेगा। कानूनी मांग कहेंगे सर इसको, ये वसूली एजेंट की तरह नहीं है। नोटरी वकील साहब को अधिकार दिया गया है, बराबर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे पहले वकील साहब, उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नोट करेंगे और जाने से पहले उसको सूचना देंगे, चाहे वो लिखित हो, फोन से हो, जिस भी प्रकार से हो। और वो इसके अगला स्टेप है। ये तो अभी हम नोटिंग की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ नोटिंग भी करवा सकता है, आगे वो उसकी इच्छा पे है कि वो आगे कार्रवाई करे या ना करे पक्षकार। लेकिन सबसे पहले हम नोटिंग को समझ रहे हैं, उसके बाद नोटिंग के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी सर्टिफिकेशन की, वो हम उस पर बात करेंगे। तो दूसरा कॉलम है, यदि नंबर 1 है, नोटरी खुद या उसका क्लर्क शाम के पास यह प्राइमरी नोट लेकर जाएगा और फिर से पैसे मांगेगा, कानूनी मांग। यदि शाम फिर मना कर देता है, तो नोटरी इस प्राइमरी नोट के कोने पर पेंसिल या पेन से नोट करेगा, नॉन पेमेंट, भुगतान नहीं मिला। और तीसरा नंबर है, फिर वह अपने रजिस्टर में पूरी घटना लिखेगा। आज दिनांक जनवरी को मैंने शाम से मांग की और उसने मना किया। ये सर हमारी नोटिंग की प्रोसेस हो गई। अब यह क्यों जरूरी है, इसका कानूनी लाभ क्या होगा? तो अकाट्य सबूत, जिसको काटा नहीं जा सकता। कल को शाम कोर्ट में यह झूठ नहीं बोल सकता कि राम तो मेरे पास पैसे में मांगने आया ही नहीं। नोटरी की नोटिंग इस बात का पक्का सबूत है कि पैसा मांगा गया था। समय की बचत, कोर्ट नोटरी की रिपोर्ट को सच मानता है, इसलिए राम को यह साबित करने के लिए गवाह नहीं लाने पड़ेंगे कि पैसे मांगे गए थे। और प्रोटेस्ट का आधार, अगर मामला और बड़ा है तो इसी नोटिंग के आधार पर आगे प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो कॉलम नंबर 2 में आता है। इसको विवरणी में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो जब आप साल के अंत में प्रारूप XIV भरेंगे, तो इसे ऐसे दिखाएंगे कि मामलों की संख्या में साल भर में आपने ऐसे कितने नोट, चेक, हुंडी पर नोटिंग की। मान लीजिए 10। प्रभारित फीस 10,000 तक के लिए 50 और 50,000 से ऊपर के लिए 200। ये जैसा कि इसमें बुक में भी दिया गया है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था खोल के। अभी मैं एक बार और आपको इसको टेली कर देता हूँ सर, ये मेरे पास में आ गया। 10,000 से ऊपर 50, और 10,000 से किंतु 25,000 से अनधिक 100 रुपए, और 50,000 से ऊपर के लिए 200 रुपए। बिल्कुल ठीक लिखी हुई है सर इसमें।
इस हिसाब से आप उसमें फीस लिखेंगे। तो यहाँ पे ये फीस लिखा जाएगी, ये एग्रीमेंट की फीस नहीं मानी जाएगी। निष्कर्ष है, लिखित नोट करना एक तरह से बेईमान व्यक्ति की कानूनी शिकायत दर्ज करना है, जिसे एक नोटरी अपनी मुहर से प्रमाणित करता है। यह साहूकारी नहीं बल्कि व्यापारिक अनुशासन बनाए रखने का एक कानूनी तरीका है। तो ये तो सर हमारी हो गई डेफिनेशन, और इसमें तथ्यों की सटीकता भी बता देते हैं कि नोटरी जो है कि एक निष्पक्ष सरकारी गवाह होता है इसमें सर। नंबर एक चीज है इसमें ये कि नोटरी की नोटिंग को तब तक सच माना जाता है जब तक कि उसे ठोस सबूतों से गलत साबित न कर दिया जाए। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। समय सीमा, रीजनेबल टाइम, कानून के अनुसार नोटिंग जो डिसऑनर है कि तुरंत बाद या उचित समय के भीतर होनी चाहिए। आपने जो उदाहरण दिए हैं उसमें 1 जनवरी की घटना को उसी दिन दर्ज करना कानूनी रूप से सबसे मजबूत स्थिति है। तो ये हो गया सर हमारा उदाहरण। अब इसके अगली स्टेप आती है हमारा परिभाषा नंबर 2, जो है कि प्रोटेस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट, लिखित को प्रसाक्षित करना। इसको भी हम सर समझ लेते हैं। ये नोटिंग के बाद का अगला कदम है। पहला नोटिंग होगा, उसके बाद अगला कदम ये होगा कि नोटरी एक औपचारिक प्रमाण पत्र, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट कहते हैं, जारी करता है, जिसमें वो गवाही देता है कि अमुक व्यक्ति ने भुगतान करने से मना कर दिया। पहले तो रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा, बस यह मामला रुक गया। अब इससे आगे का है सर्टिफिकेट जारी करना। उदाहरण के तौर पे यह एक पक्का सरकारी सर्टिफिकेट होता है जो कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बेईमानी कर रहा है। लिखत को फिर साक्षित करना, प्रोटेस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट, असल में कॉलम नंबर 1 नोटिंग का ही बड़ा भाई है। जब विवाद बढ़ जाता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ इसे विस्तार और सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। प्रोटेस्ट का आसान मतलब, सरल शब्दों में कहें तो प्रोटेस्ट नोटरी द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल डेथ वारंट है, उसे वादे का जिसे सामने वाले ने तोड़ दिया है। दूसरा है नोटिंग, यह एक सच्ची एंट्री या याददाश्त है, सिर्फ लिख देना कि पैसे नहीं मिले। दूसरा है प्रोटेस्ट, यह एक पक्का और एक औपचारिक सर्टिफिकेट है। नोटरी अपनी पूरी मोहर और कानूनी भाषा के साथ एक अलग कागज पर लिखकर देता है कि मैंने खुद कोशिश की लेकिन इस व्यक्ति ने बेईमानी की। दूसरा है, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अमित ने सुमित को 2 लाख रुपए की मशीन बेची। सुमित ने इसके बदले अमित को एक विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। वह 3 महीने बाद पैसे देगा। 3 महीने बाद की स्थिति, अमित पैसे लेने गया, सुमित ने मना कर दिया। दूसरा नंबर है, अमित नोटरी के पास गया, नोटरी ने उस कागज पर नोटिंग कर दी, कॉलम नंबर 1 का जो आता है नोटिंग करना। दूसरा है, लेकिन अमित को डर है कि सुमित कोर्ट में मुकर जाएगा, इसलिए वो नोटरी से कहता है कि मुझे इसका पक्का सरकारी सर्टिफिकेट प्रोटेस्ट बना कर दो। नोटरी का एक्शन क्या होगा? नोटरी एक औपचारिक दस्तावेज तैयार करता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट कहते हैं। इसमें वह लिखता है कि मैं नोटरी का नाम प्रमाणित करता हूं कि मैंने सुमित के पास जाकर 2 लाख की मांग की। उसने अब यह कारण बताकर मना किया कि यह सब मेरी उपस्थिति में हुआ है। नोटरी उस पर अपनी विशेष सील लगाता है। यह पक्का सबूत, प्राइमरी एविडेंस क्यों माना जाएगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर आपके पास नोटरी का प्रसाक्ष्य सर्टिफिकेट है तो कोर्ट का नंबर 1 समय बचता है। कोर्ट सुमित से यह नहीं पूछेगा कि क्या तुमने पैसे देने से मना किया, कोर्ट सीधे नोटरी के सर्टिफिकेट को सच मान लेगा। अच्छा, एडवोकेट के द्वारा, जो नोटरी एडवोकेट नहीं है, अगर आप उनसे नोटिस जारी कराएंगे तो वो दावा चालू करने का एक आधार हो सकता है, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं माना जाएगा जो एक एज एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। और वो वकील साहब भी उसके गवाह नहीं होंगे, वो वकील ही होंगे। नोटिस देंगे उसको कि भाई आपको सूचना दी जाती है कि 15 दिन के अंदर आप ये राशि जमा कर दें वरना आपके खिलाफ दावा मुकदमा होगा। तो ये एक कारण होगा वाद उत्पन्न होने का, लेकिन वो गवाह के रूप में नहीं हो सकते। यहाँ पे नोटरी वकील साहब स्वयं एक निष्पक्ष सरकारी गवाह के रूप में उसके साथ में खड़े होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सिद्ध करने की जिम्मेदारी अब सुमित को साबित करना होगा कि उसने बेईमानी नहीं की। अमित का काम नोटरी के इस कागज ने कर दिया। अंतरराष्ट्रीय मान्यता, यदि सुमित विदेश का व्यापारी होता है तो भी नोटरी का यह प्रसाक्ष पूरी दुनिया में मान्य होता है। विवरण, रिटर्नी में इसे कैसे लिखें? जब प्रारूप XIV भरेंगे तो कॉलम नंबर 2 में मामले की संख्या, आपने साल भर में ऐसे कितने सर्टिफिकेट जारी किए, प्रभारित फीस, जो मेरे एक PDF के अनुसार जो मैंने भेजा है उसी के अनुसार मैंने इसमें लिखा है कि इसमें भी नोटिंग की तरह ही राशि के अनुसार 50 से 200 तक फीस लगती है। यदि 50,000 से ऊपर का मामला है तो 200 रुपये फीस लगेगी। याद रखने के लिए, जैसे
पुलिस को दी गई कच्ची सूचना, नोटिंग, प्रसाक्ष्य जिसे कोर्ट में दी गई मजिस्ट्रेट की गवाही, यह इन मामलों में किया जाता है जब पैसे ज्यादा हो या मामला कोर्ट में जाने की पूरी संभावना हो। यह नोटरी की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। तो ये तो सर हमारे हो गए दोनों डेफिनेशंस, और बड़ी महत्वपूर्ण और जबरदस्त डेफिनेशंस हैं। इनको सुनने और समझने के बाद आपको ये पूर्णतः समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये कॉलम नंबर 1 और 2 है जो इंस्ट्रूमेंट के संबंध में, कि लिखत को नोट करना और लिखत को प्रमाणित करना, ये आपकी पूर्णतः समझ में आ चुका है कि ये जब भी कोई वचन पत्र, प्राइमरी नोट, हुंडी डिसऑनर हो जाता है तो उसकी नोटिंग नोटरी वकील साहब के द्वारा की जाती है, वो एज एविडेंस होता है। और ये जो एक आम व्यक्ति, सॉरी सर, एक जो एडवोकेट्स होते हैं वो एक इस प्रकार के उसके गवाह नहीं बन सकते, लेकिन ये कानून के तहत है कि ये एज अ नोटिंग ये कोर्ट में गवाह के रूप में सर मान्य की जाती है। तो ये दोनों का डेफिनेशन सर मेरे बताने का मकसद यही था कि इन दोनों कालमों में जो ये एग्रीमेंट से संबंधित नहीं है, ना ये वसीयतनामे से, ना मुख्तियारनामे से, ना पावर ऑफ अटॉर्नी से, ये इन डॉक्यूमेंट्स से संबंधित नहीं है सर। इनकी परिभाषा आपने खुद देख ली, सुन ली। वकील साहब रजिस्टर में नोट करेंगे और उसकी आवश्यकता हुई, मामला ज्यादा ऐसा हुआ गंभीर मामला, तो उसकी ओर से कानूनी रूप से मांग भी कर सकते हैं और उसकी भी वो नोट लगा देंगे और वो ये डॉक्यूमेंट्स के तहत कोर्ट में दावा पेश करेगा तो इसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। वो मुकर नहीं सकता। नोटरी वकील साहब के अलावा यदि आपने एज अ एडवोकेट उसको नोटिस भिजवाया तो वो कह भी सकता है कि मुझे नोटिस नहीं मिला। आपको वहां से साबित करना होगा, प्राप्ति रसीद निकाल कर रजिस्टर डाक से, और एक्नॉलेजमेंट रसीद, पोस्ट ऑफिस की रसीद, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि घर में वो नहीं था, किसी दूसरे को मिल गया, कुछ भी आधार हो सकता है वो ये, मगर इसमें वो ये कह नहीं सकता कि उसके साथ जो है कि मांग नहीं की गई, क्योंकि ये कानूनी रूप से की जाएगी। जाने से पहले एंट्री की जाएगी, वो लौट के आने के बाद एंट्री की जाएगी, पूरा डिटेल लिखी जाएगी, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नोटरी वकील साहब उनके पास रखेंगे, क्योंकि वही तो उनका ग्राउंड का आधार रहेगा, उसी के आधार पे एंट्री करेंगे वो। जाने का समय और आने का टाइम, ये पूरी डिटेल जो है कि वो उसमें लिखा जाएगा। और इसके प्रारूप भी सर इसमें दिए गए हैं। प्रारूप XXIV XXX उसी के संबंध में इसमें दिए गए हैं, छपे हुए हैं, आप चाहे तो आप देख सकते हैं बुक के अंदर भी, नोटरी नियम 1956 में। तो आज के वीडियो में सर हमने दो मुख्य परिभाषाओं पर चर्चा की है। तो आप जब भी नोटरी नियम 1956 की नियम 14 के तहत जब आप एनुअल रिटर्न भरेंगे तो उसमें जो 11 कॉलम है तो उसमें कॉलम नंबर 1 और 2 में आपको एग्रीमेंट नहीं लिखना है सर। यही नोटरी वकील साहब के द्वारा ये गलती की गई थी। तो इसीलिए मैंने इनकी परिभाषाओं के ऊपर वीडियो बनाया है ताकि आप इन परिभाषाओं को समझ सकें कि इन परिभाषाओं का मतलब क्या होता है। अब आपने परिभाषा समझ ली तो अब आप तो सर पूरा क्लियर हो गया। हमें दो कॉलम काम के, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7। यदि आपने एग्रीमेंट से संबंधित कार्य किया तो वो कॉलम नंबर 5 में आएगा, शपथ पत्र आपने बनाया तो कॉलम नंबर 7 में आएगा। इनको भरा कैसे जाएगा? भरने के लिए मैंने एक रेडीमेड पीडीएफ आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और पिछले वीडियो के नीचे भी दे दी गई है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ ओनली 5 पेज पीडीएफ फॉर्म XIV। आप जब उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो 2 पेज में हिंदी में आएगा और 3 पेज में अंग्रेजी में आएगा। उसके कॉलम मैंने बड़े व्यवस्थित तरीके से और पूरी गेपिंग के साथ और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तैयार किए हुए हैं ताकि आप उसको लिड से आसानी से भर सकें। आपको कॉलम नंबर 5 में जो है उसके 2 कॉलम है आखिरी में, उन दोनों कॉलमों में आपको लिखना है। उसमें सीधा सा है मामला कि आपको जो मामलों की जो संख्या वाला कॉलम है, मैं आपको वो फार्म भी सर दिखा दूंगा अभी। उसमें जो मामलों की संख्या वाला कॉलम होता है कि मामलों का नाम और प्रभारित फीस वाला जो कॉलम है, उसमें जो पीडीएफ जो इसके नीचे है उसमें आपको लिख देना है साल भर में आपने कितने शपथ पत्र किए, 500 किए, और उसमें गुणा 35 का करना है, क्योंकि इसमें नियम तालिका में 10 में जो है कि 35 रुपए फीस दी गई शपथ पत्र की, उसका टोटल आखिरी कॉलम में आप लिख दें तो ऐसे ही एग्रीमेंट का आप कर दें, इनका योग हो जाए, नीचे नोटरी वकील साहब की फीस लग जाएगी और ऊपर जो है कि कॉलमों में आप एंट्री कर दें। मैं आपको बस ओनली फॉर, बड़ा आसान और सरल है सर। मैं उस पीडीएफ को भी आपको दिखा देता हूँ, आइए सर। यही वो पीडीएफ है सर जो मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने तैयार किया है, ताकि आपको टाइपिंग में लगने वाला लंबा समय भी बच सके। क्योंकि यदि आप इसको टाइपिंग करवाने बैठेंगे, इसके कॉलमों की पूरी सेटिंग आप करवाएंगे तो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर, पौन घंटे का समय आपको लग सकता है और उसमें टाइपिंग की मिस्टेक भी होने की संभावना रहती है। समय भी आपका बचा, टाइपिंग की अशुद्धियां भी आपकी बची। शुद्ध टाइपिंग पूरा मैंने तैयार किया है। कुल 5 पेज में है सर, 3 पेज में अंग्रेजी में, 2 पेज में हिंदी में, और मात्र 100 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो इसका पीडीएफ आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है।
ये आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ऊपर तो नंबर 1 में नोटरी का नाम और पता लिखा जाएगा, दूसरे में पंजीयन क्रमांक, तीसरे में वर्ष के दौरान किए गए नोटरी के काम का विवरण इसमें बताया गया है। ये नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत है सर। नंबर 1 लिखत नोट करना, आप जीरो छोड़ सकते हैं इसको। 2 में लिखत को प्रस्ताक्षित करना, इसमें जीरो करके आप छोड़ दें, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं है जो अभी मैंने परिभाषा आपको बताई। यदि किया है तो सर आप कर दें, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और आपको अगर सफलता किस तरीके से मिली तो आपका अनुभव भी इस वीडियो के नीचे नीचे जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरा वकील भी सीख सके, मैं भी सीख सकूं कि हाँ ये कुछ कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि 99% जहां तक मेरा अनुभव कहता है और मैंने अभी तक देखा है, 99% एग्रीमेंट, वसीयतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी और शपथ पत्र, 99% किरायानामा हुआ, बस ये इसी के आसपास वर्क चलता है 99%। और ये नोटिंग का कार्य तो पता नहीं किन एडवोकेट्स के द्वारा किया गया है, लेकिन किया गया है तो सर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नोटरी वकील साहब को पावर्स और शक्तियां दी गई हैं, और उसके प्रारूप भी सर इसमें दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें प्रारूप इसमें दिए गए, प्रारूप 1 से 1 हाईवे। जैसे कि एक प्रारूप में बता दूं आपको, असंदाई के लिए वचन पत्र या विनिमय पत्र का प्रसाक्ष्य जब बनाने वाला ऊपरवाल या स्वीकारकर्ता जैसी भी स्थितियों ना पाया जा सके, प्रारूप VII है सर ये। और इसी के साथ जो है अगला इसमें प्रारूप VII, बेहतर प्रतिभूति के लिए विनिमय पत्र का प्रसाक्ष्य। इसी के साथ ये प्रारूप IX, बेहतर प्रतिभूति के लिए विनिमय पत्र का प्रसाक्ष्य जब स्वीकार करता पाया ना जा सके। ये हो गया सर। और एक और इसमें दिया हुआ है सर, ये नोटरी नियम 1956 में कि प्रारूप X, किसी नोटरी द्वारा लेखीवाल को दी जाने वाली प्रसाक्ष्य की सूचना, धारा 8। और प्रारूप XI में किसी नोटरी द्वारा पृष्ठांकनकर्ता को दी जाने वाली प्रसाक्ष्य की सूचना, धारा 8। प्रारूप XI आदरण के लिए संदायकर्ता द्वारा दी गई घोषणा के लिए नोटरी के कार्य, नोटराइल एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन हैविंग बीइंग मेड बाय अ पेयर ऑफ हॉनर, notice of protest to endorse to be given by a notary, notice of protest to drawer to be given by a notary। ये सब इसमें सर दिया हुआ है। अब आप इसमें देख लें, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये दोनों खाली छोड़ देंगे आप। तीसरे में सर जो आपको लिखना है, आदरण के लिए संदाय की घोषणा अभिलिखित करना, दूसरा है ये भी नील छोड़ना है, चौथा भी। पांचवें में आप आ जाए, आपने जो एग्रीमेंट किए साल भर में, ये कॉलम नंबर है, मामलों का नाम, यहाँ आप एरो देख रहे हैं मेरा, यहाँ पे आप लिख दें जो भी आपने किए। पता लग रहा 500, और 500 गुणित 35, 35 क्यों? क्योंकि ये नियम 10 में दिया हुआ है। ठीक है सर, ये मैं इसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो नोटरी वकील साहब के द्वारा फीसें ली जाएंगी उनकी तालिका दी गई है। उसमें कॉलम नंबर 5 की शुल्क 35 रुपए दी गई है। बहुत से वकीलों ने 100, 150 ऐसे लिखी है, पता नहीं वो कंफ्यूजन की वजह से लिख दी होगी। वो कॉलम नंबर 1 और 2 का कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे 5,000 से 10,000 या 10,000 से 50,000 के बीच है, ऊपर है तो 100, 50, 200 या 1 लाख है या उससे ऊपर है, तो हमें ऐसा लगता है कि यही एग्रीमेंट की जो है कि शुल्कें हैं। लेकिन वो नोटिंग एक अलग कार्य हो जाता है। उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि प्राइमरी नोट, वचन पत्र, हुंडी जब डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी वकील साहब के द्वारा उसकी नोटिंग की जाती है। उसके बाद फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक छोटा भाई है तो एक बड़ा भाई है, दोनों एक साथ जुड़े हुए कार्य हैं। कॉलम नंबर 1 और 2, उसका ताल्लुक एग्रीमेंट से कहीं नहीं है सर। और ये मैंने अब जो है कि ये कॉलम नंबर 5 पे आ जाएगा सर, 35 आप लिख दें और आखिरी में प्रभारी 30 लिख दें। छठा है, ये हमारे काम का नहीं है सर। सातवें में आते हैं हम, किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या शपथ पत्र लेना है। ये सबसे आम कार्य है, जो हियर्ट ऑफ नोटरी, नोटरी का दिल कहा जाता है इसे। सबसे ज्यादा काम सर यही होता है। यहाँ पे आप लिख दें मामलों के नाम में संख्या, जितने भी साल भर में आपने एफिडेविट किए हैं, गुणित 35 कर दें और प्रभारित फीस लिख दें, नीचे टोटल आ जाएगा। और बाकी कॉलम है सर ये अलग अलग, लेकिन एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, दस्तावेज तैयार करना विदेश के, ये ऐसे भी कार्य यदि आपने किए हो तो आप सर बिल्कुल लिखें इसको पढ़ने के बाद। और स्थान, दिनांक और नोटरी का हस्ताक्षर होंगे। ये बड़ा आसान है। ये फॉर्म अंग्रेजी का है सर। ये वही PDF है सर जिसकी ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी सुविधा के लिए दी है। और यदि आपको ऐसा लगता है, अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है, तो आप सर इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी इसकी प्रिंट आउट निकाल के रखी गई है, और उसी में मेरे द्वारा भी भरा गया है, लिट से ही भरा गया है। और इसी को हम PDF जो है कि मोबाइल से हम डॉक्स PDF जैसे बनाते हैं, PDF बना के, और नोटरी सेल का जैसे पोर्टल ओपन होगा तो हम अपलोड कर देंगे। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है सर वर्तमान में। और दूसरा तरीका ये है कि नोटरी सेल की ईमेल ID पर भी भेजा जा सकता है।
तो वो जैसा आप सभी नोटरी अधिवक्ता ऑल इंडिया में सभी विद्वान हैं, आप सभी समझदार हैं, तो अब आप जैसा अच्छा लगे और चाहे तो आप नोटरी सेल फोन से बात भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो नोटिस दिया गया था उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि 2025 में नोटरी वकीलों के लिए नया नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस को पोर्टल पर कैसे देखेंगे? यहाँ बहुत से हमारे नोटरी वकील मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, हमारी ईमेल पर नहीं आया। तो इसलिए मैंने एक 10 मिनट का स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें पूरी प्रोसेस बताई है कि आप वो विभाग की साइट पे जाके उस नोटिस को कैसे खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें विशेष तौर से कहा गया है कि ऑनलाइन एनुअल रिटर्न लिया जाएगा और फिजिकली नहीं लिया जाएगा, और हम पोर्टल पे उसकी सुविधा ओपन करेंगे, एसओपी शीघ्र जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं की गई है। और हर नोटरी वकील इस पोर्टल को भी ओपन करके देखे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। मतलब मैं उन वकीलों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो वकील ये कहते हैं कि हमारी ईमेल आईडी पे पर्सनल कुछ भी नहीं आया। और कुछ हमारे नोटरी वकील साहब का ये कहना है कि 1 से 7 दिन का समय निकल गया है और अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ, अब क्या करें? अब सर इस सवाल का जवाब तो इस क्या का तो नोटरी सेल के पास ही है। तो आप जब भी फ्री हो वहाँ फोन लगाएं, उनसे बात करें। और अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। मैंने आज आपको जो है कि नोटरी फार्म जो है XIV वार एनुअल रिटर्न के कॉलम नंबर 1 और 2 की जानकारी दे दी। आपका डाउट और कंफ्यूजन सर मैंने क्लियर कर दिया। ये जानकारी भी मैंने बहुत अध्ययन करने के और सर्च करने के बाद मैंने प्राप्त की है, इतनी आसानी से सर नहीं मिली है। और ये मैंने अपने एक अनुभव के आधार पे ये पीडीएफ भी तैयार किया है, ई बुक भी तैयार की है। और यदि इससे भी बेहतर नॉलेज आपके पास मौजूद है, इससे भी बेहतर कोई सटीक अध्ययन के आधार पे आपके पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है कलम नंबर 1 और 2 की, तो आप बिल्कुल इस प्रमाण के साथ इसके नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें, तो मैं उसको भी इस पीडीएफ का अंदर अमेंड करके सर बढ़ा दूंगा, ताकि हम सीखने से ज्ञान बढ़ता है सर, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यदि हम एक दूसरे को शेयर करते हैं तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से मुझे भी सर ज्ञान मिल जाएगा और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो जाएगा। तो जहां तक मुझसे बन सका सर, मैंने सर्च करके ढूंढ के इन दोनों डेफिनेशन को आपके लिए तैयार किया है ई बुक पीडीएफ के अंदर। और ये जिसके अंदर से मैंने परिभाषा समझाई है, उस ई बुक पीडीएफ की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मात्र मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसकी आपको आवश्यकता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी लिंक के वीडियो के नीचे आप ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपए का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, उसमें डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसकी फोटो कॉपी कर लें। फोटो कॉपी निकलवाने के बाद जो कॉलम मैंने अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया था उसी तरीके से वो पीडीएफ अगर आप परचेस करेंगे तो वो उस तरीके से प्राप्त होगा, और ई बुक जो मैंने अभी आपको बताई थी इस तरीके से प्राप्त होगी। इसमें पूरी 11 परिभाषाओं को सरल उदाहरण के साथ मैंने समझाया है। और इसमें फार्म XIV के भरने का तरीका भी मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दिया है। और इस पे स्पेशल वीडियो सर मैंने बना दिया है कि नोटरी फार्म XIV कैसे भरें, पूरी जानकारी डिटेल में विस्तार के साथ, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर जो हमारे वीडियो का मुख्य टाइटल था कि नोटरी वकील साहब जो फार्म XIV है उसके संबंध में अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कलम नंबर 1 और 2 के, तो उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।